एक चिट्ठी आई कि बलूचिस्तान ने आजादी डिक्लेयर कर दिया। उस चिट्ठी पे मैं भरोसा नहीं करता, लेकिन उसके साथ साथ हमले हुए और बड़े हमले हुए। मेरे पास बहुत सारी डिटेल्स हैं। हमले के साथ साथ एक चीज और, जो माइंस हैं, चाइना की ऑपरेटेड माइंस पाकिस्तान में, बलूचिस्तान के अंदर, उन माइंस पे काम करने वाली जो कंपनीज हैं, वो उन्होंने धमकी दी कि अगर ऐसे ही हमले होते रहे तो हम वाइंड अप करेंगे। एक पर्टिकुलर माइन है संदक। उस संदक माइन जो वो कॉपर और गोल्ड की माइन है, इसको ऑपरेट करता है 2001 से चाइना। चाइना की स्टेट रन कंपनी ऑपरेट करती है। एग्जिट की बात की है, ऐसे ही कई और कंपनीज एग्जिट की बात कर रही हैं। अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो काम नहीं करेंगे। मैंने सुबह इस पे एक वीडियो भी बनाया। बलूचिस्तान में चाइना का $60 बिलियन लगा हुआ है और आर्मी, उसको चिंता नहीं है। एक वीडियो और भी मैंने दिखाया था कि पाकिस्तानी सेना के लोग मारे गए थे और 3 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी सेना के ही दूसरे जवान नाच गाना कर रहे थे, पार्टी हो रही थी। मतलब अपने ही लोग मारे गए, अपने ही लोग पार्टी कर रहे हैं, किसी को चिंता नहीं है कि उधर चले जाए। ऐसे में चाइना की या चाइनीज आर्मी को क्या, या बोले तो चाइना के प्रोफेशनल्स को क्या सिक्योरिटी दी जा सकती है, ये एक बड़ा बड़ा खतरा है। वहां के लोग डिमांड कर रहे हैं। वहां पे जो कारीगर हैं, कारीगर मतलब वर्कर्स हैं, वो लोग ये बोल रहे हैं। ज्यादातर वर्कर्स जो हैं पंजाब से आते हैं, क्योंकि बलूच वर्कर्स को ये कंपनीज जो हैं ये बलूच वर्कर्स पे भरोसा नहीं कर पाती, क्योंकि बलूच वर्कर्स बीएलए को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और उसके बाद हमले का खतरा बढ़ जाता है। पंजाबी वर्कर्स आए तो उनको रास्ते में आई कार्ड देख के मार दिया जाता है। ऐसे ही ये संदक माइन है, इसने बोला भाई 1 महीने का टाइम है हमारे पास, 1 महीने के बाद हम ऑपरेशंस नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ हैं मेजर जनरल सुधाकर जी। एक लंबे अरसे तक भारतीय सेना में इन्होंने सेवाएं दी, देश की सेवा पहले दिन से, मतलब स्कूल टाइम से। स्कूल टाइम में भी ये सैनिक स्कूल में थे। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर ये पाकिस्तानी बलूचिस्तान डूबता दिख रहा है, वहां से चाइनीज कंपनीज एग्जिट मारने की फिराक में। अगर बलूचिस्तान अभी तो ये क्लैरिटी है कि इस समय तक तो आजादी हुई नहीं, डिक्लेयर उन्होंने कर दी होगी। इस समय तक वहां पर पाकिस्तान की आर्मी बैठी है, हालांकि अपने कैंपस में बैठी है। कैंपस के बाहर पाकिस्तानी आर्मी सेफ नहीं है और पाकिस्तानी आर्मी खुद सेफ नहीं है, तो लोगों को क्या सेफ करेगी। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी या चाइनीज जो फर्म्स हैं, इन पर हमले पड़ते जा रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या दिख रहा है? क्या चाइना पुल आउट कर सकता है सर? देखिए, सबसे पहले तहे दिल से आपको धन्यवाद रोहित साहब, आपने आपके प्लेटफॉर्म में दूसरी बार के लिए लंबे दौर के बाद इनवाइट किया और आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं। आप जिस किस्म की पॉडकास्ट निकालते हैं, काफ़ी कंटेम्प्रेरी और काफ़ी सिक्योरिटी डोमेन के होते हैं, बहुत अच्छा विश्लेषण होता है और मैं कोशिश करूंगा आपके जो हाई स्टैंडर्ड्स है वहां तक मेजर अप करने की। अगर कुछ कमी वैसे रह जाता है, उम्मीद है कि आप उसको हैंडल करेंगे और मुझे माफ करेंगे। जहां तक आपकी सवाल है, सवाल की जवाब में मैं 2-3 चीजों को क्लैरिफाई करना चाहता हूं। देखिए, ये नहीं कि चाइना भागना चाहेगा या रहना चाहेगा, लेकिन चाइना चाहेगा क्या है। चाइना की रिक्वायरमेंट ये आज की नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कि 1949 1 अक्टूबर को जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि पीआरसी जब एस्टेब्लिश हुआ, तो उस समय की बात है। उसके 1-2 साल पहले, 1-2 साल बाद, ये काफी चाइना के अंदर, नए चाइना के अंदर जो पीआरसी था, उसमें काफी डिबेट होते रहा, डिस्कशन होते रहा और चाइना का क्या रूप और रंग होना चाहिए। चाइना एक छोटा सा, बड़ा भी नहीं था और छोटा भी नहीं था, लेकिन उसके बाद जिस तरह वो एनेक्सेशन करते गए हैं, जिनजियांग प्रोविंस हो गया या तिब्बत ऑटोनोमस रीजन जिसको हम कहते हैं, उसको उन्होंने जोड़ा, जोर जबरदस्ती इन्वेड करके, आक्रमण करके उन्होंने जोड़ा उसको। मंचूरियन की बात करिए आप, हांगकांग की बात करते हैं या मकाओ आइलैंड की बात करते हैं या सिंचुआन प्रोविंस जो है, यूनान जो बोलते हैं,
तो ये सारे चीजें जब वो विश्लेषण करते रहे कि भाई ये तो चाइना छोटा चाइना नहीं, ना कि बड़ा चाइना, बहुत, लेकिन महा चाइना एक बहुत बड़ा चाइना बनेगा। वो मिडिल किंगडम कॉन्सेप्ट उसको रिवाइव करना चाह रहे थे। मिडिल किंगडम कॉन्सेप्ट मतलब चाइना पूरा विश्व में केंद्र बिंदु है, बाकी सारे विश्व जो है उसके चारों तरफ डिप्लॉयड या अवस्थित है। तो वो है मिडिल किंगडम कॉन्सेप्ट। और चाइना का एक सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन होने के नाते, ह्यूमिलिएशन मीन्स दे धड़ा के जो जहां से आया उसके ऊपर हमला करते रहे, बहुत आक्रमण हुआ, काफी मारामारी भी हुए हैं, जेनोसाइडल किल्स हुए हैं। तो इसलिए तो उसको उन्होंने ये पीआरसी की जीत के बाद उसको वो रिस्टोर करना चाहते हैं। दे वांट टू रिडीम द ह्यूमिलिएशन ऑफ 1 सेंचुरी। 1 सेंचुरी से ज्यादा ह्यूमिलिएशन हुआ, लेकिन मैं इसे बोलता हूँ सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। सो मच हो चाइना में एक समय में, आजकल हो रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता है, एक समय में चाइना में 1 से 7 दिन का छुट्टी माना जाता था। उसको कहते थे कि ह्यूमिलिएशन, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन का छुट्टी, ताकि ये जो प्रभाव है एक ह्यूमिलिएटेड कंट्री का जो प्रभाव, इसका मतलब लोगों के अंदर वो रिवाइव करना चाह रहे थे स्पिरिट ऑफ एग्रेसिवनेस, ऑफ रिस्टोरिंग देयर ओल्ड स्टेटस एज अ मिडिल किंगडम। तो ये जो बात है ये तब की बात है, तब से ये बातचीत करने लगे थे कि ये जो 2 प्रोविंसेस जिनजियांग और यूनान, जिस तरह सिचुआन है, जिसको कुनमिंग है उधर कैपिटल, और जिनजियांग का कैपिटल है उधर आपका उरुमची, उरुमची बोलते हैं, लेकिन काशगर में ज्यादातर उसका सेंट्रल एक्टिविटी काशगर में होता है। काशगर इसलिए कह रहा हूं, वहां से काराकोरम हाईवे, वहां से सीपेक शुरू होके वो जाता है कहां, ग्वादर तक। ये तब की बात है, तब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ये दोनों जो प्रोविंसेस हैं ये लैंडलॉक्ड हैं। उनको अगर कोई हरकत करके समुंदर, यानी कि ईस्टर्न फ्लैंक का करीब लंबाई है 14,000 किलोमीटर, वहां तक पहुंचने में उनको बहुत समय लगता है। उन दिनों में रोड नहीं था, रेलवे नहीं थे, आजकल तो बहुत रोड और रेलवे बन गए हैं। तो करीब 1000 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस हुआ करता था। 1000 क्या, मैं कहूंगा 3000 किलोमीटर से ज्यादा। तो उन्होंने देखा कि सबसे बढ़िया था, अच्छा वो जो ईस्टर्न फ्लैंक का जो दरिया है, जो समुंदर है, आप जापान सी की बात करिए, ईस्ट एशिया सी की बात करिए, या येलो सी का जो उधर है उसकी बात करिए, पानी अक्टूबर महीने के बाद ये पानी बहुत ठंड होता है और ये जम जाता है। तो जिसकी वजह से उनका जो मैरीटाइम नेविगेशन है काफी कंस्ट्रेंट होती है। सिलेक्टेड रूट दिया हुआ डिफाइंड रूट के अलाइनमेंट के मुताबिक वो सेल करते हैं। तो उन्होंने ये सोचा था कि एक तरीका है इनको किसी भी तरह वार्म वाटर एरिया में सिक्योर करना, एक्सेस को सिक्योर करना है। यूनान प्रोविंस तो था, यूनान प्रोविंस को सिक्योर करना चाहिए, वो म्यांमार के थ्रू आजकल जो हम सुनने मिलता है CMEC, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये 1949 की प्लान है। और इसी तरह पाकिस्तान का जो आजकल सुन रहे CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये उनको सर्वाइवल के लिए, दो प्रोविंसेस की सर्वाइवल के लिए ये दो उनके एक्सेस की जरूरत है। CPEC जैसे आपने बताया 60 बिलियन नहीं, आजकल रिकैलकुलेट करके 65 बिलियन बोलते हैं। पूरा प्रोजेक्ट का जो बजट है वो है $65 बिलियन। ये स्टार्ट हुआ था 45 बिलियन, 45 से 50 हुआ, 50 से 60 हुआ, 60 से 62 हुई, 62 के बाद 65 पे पहुंचा है। करीब करीब 40 से 42 बिलियन डॉलर जो है ग्राउंड में कमिट हो चुका है। और जो कमिटमेंट से सबसे अहमियत चीज मतलब क्या, ये CPEC होता है आपका रोड 6 वे लेन जो है, 6-6-12 लेन, बीच में से डिवाइडर है, रोड के साथ सुविधाएं हैं, रिफ्रेशमेंट एरिया है, प्लस आपका हाइडल पावर स्टेशन से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिक केबल का जो हाई पावर हाई टेंशन वायर का ये है, रेलवे लाइन बिछाने का प्लान है, और ऑप्टिकल फाइबर बिछी हुई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनका ये है कि सिक्योर एक्सेस ऑफ वार्म वाटर इन अरेबियन सी। तो सिक्योर एक्सेस के लिए उन्होंने ग्वादर को 40 साल की लीज के लिए लिया है। वो 40 साल का लीज मेरे ख्याल से 2 या 3 साल पहले स्टार्ट हुआ, 2026 आई थिंक 23 ऑनवर्ड्स या 22 से ये स्टार्ट हुआ है। इसको गूगल करने से पता चल जाएगा। ग्वादर को ये एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक हब बनाना चाहिए, एक सिविलियन संस्था के नाम पे कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें पता है इसको मिलिटराइज करने लगे हैं।
मिलिट्राइज ऐसा किया है कि यहाँ पे तकरीबन ये जो $42 बिलियन में कह रहा था कमिट हो गया है, आप मान के चलिए बहुत काफी मात्रा में पैसा यहाँ पे खर्चा किया उन्होंने, उसको डेवलप कर रहे हैं। उधर नेवल कंपोनेंट, आर्मी कंपोनेंट, एयरफोर्स कंपोनेंट, कम्युनिकेशन, कमांड, कंट्रोल, ये सारी चीजें, डीप सी पोर्ट वहां पे मकरान कोस्ट ईरान के साथ जुड़ा हुआ है, यही से स्टार्ट होता है मकरान कोस्ट का। आप जो बोलते हैं ना बंदर अब्बास और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये जो पहाड़ी हैं, ये पहाड़ी, ये डीप सी पोर्ट, ऐसा पोर्ट मिलना बहुत कम मिलेगा। ये काफी गहरा पोर्ट है, यहाँ पे सबमरीन आ सकता है, यहाँ पे जहाज आके डॉक कर सकते हैं। तो चाइना बड़े मात्रा में पैसा इधर खर्चा कर रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई नया संस्था को आप खोलना चाहते हो तो वहां पे एब ओरिजिनल, यानी कि ओरिजिनल कुछ जन बस्ती होते हैं, इंडिजिनस पॉपुलेशन होते हैं, तो उनको डिस्प्लेस करना पड़ता है, रिलोकेट करना पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बनते हैं। नंबर 3, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के साथ कम्युनिकेशन का अलग अलग साधन होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, यहीं पे मैं खत्म करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी नया प्रोजेक्ट बनता है कि लोकल आदमी क्या सोचता है कि नौकरी मिल जाएगा, जॉब मिल जाएंगे। सो 2 चीजें मैंने बताया कि रीलोकेशन, इंडिजिनस पॉपुलेशन, कि वहां पे मछुआर जितने होते थे इनको रीलोकेट किया गया है। जितना मछुआरी यानी कि उनका जो बिजनेस या लाइवलीहुड सिर्फ फिशिंग से ही होता था, ये सारे बंद हो गए हैं। फिशिंग आजकल चाइनीज ट्रॉल्स हैं वही कर रहे हैं। लोकल मछुआर जो होते थे उनको, उनके लिए उनका लाइवलीहुड बंद हो चुका है। ये है बलोच मछुआरे। नंबर 2, नौकरी, कोई नया संस्था का कोई मकान बनाना, कोई नाले खोदने हैं, कोई आपका कोई टावर बनाने हैं, कोई कम्युनिकेशन इक्विपमेंट कनेक्ट करनी है, बिजली कनेक्शन करना है, जितने भी नौकरी पैदा हुआ है ये सारे नौकरी चाइनीज कर रहे हैं। ठीक है, सो ये इसको समझना पड़ेगा। सो ग्वादर तो बन ही रहा है, 40 साल का ये है, लेकिन इसके साथ ये जो रोड कंप्लीट हुआ है अभी तक, कहते हैं लोग ये 30 से 40% कंप्लीट हुआ है, बट मेरे पास कुछ इनपुट आ रहे हैं कि 60% कंप्लीट है। तो इसको 60% कंप्लीट, हाँ, उसको कोरोबोरेट करना निहाती जरूरी है। हो सकता है 60% ज्यादा हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जहां जहां पे सी पेक के कोई डैम्स बना रहे हैं, कोई रिजर्वर बन रहा है, कोई आपका पाइपलाइन बिछ रही है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई स्टेशन है आपका, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर स्टेशन, ये जो अलग अलग किस्म के सब बना रहे हैं, ये फेजेस में, फर्स्ट फेज इज ओवर, सेकेंड फेज में उनको फैलना है, उनको रास्ता और ये जो कनेक्टिविटी रिमोट एरियाज में फैलना है। इसका अलाइनमेंट आप देखेंगे, ये काशगढ़ से स्टार्ट हो गया, ये काराकोरम हाईवे के ऊपर ये बन रहा है, और काफी सारे टनल्स भी बन रहे हैं। खुजरा पास, ये एक हाई अल्टीट्यूड पास है, उसको पार करके ये पेशावर की तरफ आके फिर पंजाब को क्रॉस करके ये जाता है बलूचिस्तान में। ज्यादातर उसका इंडस नदी के साथ साथ ये जाके ग्वादर में मिलता है। सबसे ज्यादा जो लंबाई आप देखेंगे ये पंजाब और बलूचिस्तान, ये वाला। अच्छा, दूसरा पहलू यही पे मैं खत्म करना चाहता हूं कि आपके सवाल का जवाब देने से पहले, कि चाइना छोड़ना चाहेगा या रहेगा या क्या चाह रहा है। बलूचिस्तान ये सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान में। टोटल 4 प्रोविंसेस हैं, बलूचिस्तान, सिंधुस्तान और आपका खैबर पख्तूनख्वा और एक पंजाब, ठीक है ना, वेस्टर्न पंजाब जिसको बोलते थे, वो 4 हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, मैं उसको हमेशा कहता हूं कि इलीगली ऑक्यूपाइड पाकिस्तान जम्मू कश्मीर, ठीक है, और इलीगली ऑक्यूपाइड गिलगित एंड बाल्टिस्तान, ये हिंदुस्तान का है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, ये आएगा, हम उसको लेंगे। और साथ ही शक्सकम वैली जो पाकिस्तान ने सीड कर दिया था चाइना को 62 की लड़ाई के बाद 1963 में, ये जो हिस्से हैं यहाँ पे जो लोग बसे हुए हैं, ये फेडरली, इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था 1973 को। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये जो पाकिस्तान और POJNK बोलते हैं, या उनको पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड जम्मू कश्मीर या गिलगित बाल्टिस्तान, इनका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये जो जमीन है, ये रीजन है, इसके साथ जुड़ा नहीं हुआ है। अभी भी उसको एक सेपरेट, एक स्पेशल स्टेटस के साथ रखा गया है, ठीक है। जब तक ये नहीं जुड़ेगा तब तक पार्लियामेंट में क्या होता है, एक फिनेंस कमीशन बैठता है हर एक देश में, रिपब्लिक में, वो बजट जितना एनुअल बजट होता है उसको एलोकेशन करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक एलोकेशन।
सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पानी, जैसे बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, पानी बिजली सड़क, इसी तरह आप कम्युनिकेशन, फोन, स्कूल हॉस्पिटल, उसके बाद आगे जाते हैं डिजिटल, अभी आगे पूरा मोबाइल फोन की डिमांड है, लैपटॉप की डिमांड है, अलग अलग। सो इस किस्म की जो डिमांड है ये फुलफिल नहीं हो पाता है। तो एज ए रिजल्ट बलूचिस्तान का इतना बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा 44.7% ऑफ द लैंड मास ऑफ पाकिस्तान बिलोंग्स टू बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का बैकग्राउंड हिस्ट्री ये भी आपको जानना निहायत जरूरी है। ये एक समय में इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस एक कंट्री होता था। इसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन, अलग झंडा, उनका अलग भाषा, अलग लोग, उसका बाउंड्री, एक देश की जो पहचान है जिसको बोलते हैं मोंटेविडियो कन्वेंशन। मोंटेविडियो कन्वेंशन क्या होता है? 1933 में एक इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक एक कन्वेंशन हुआ था, जिसके मुताबिक एक स्टेट, एक देश को देश की तरह मान्यता देने के लिए क्या क्या चीजें हैं, चंद एक चीजें हैं, चार उसको मेन खूबी होता है। एक पॉपुलेशन होना चाहिए, उसके बाद उसका एक बाउंड्री, देश का एक बाउंड्री होना चाहिए, ठीक है ना, डिफाइंड बाउंड्री। तीसरा उसका रेवेन्यू जनरेट करने का काबिलियत होना चाहिए, और चौथा जो है उसको लॉ एंड ऑर्डर, उसको गवर्निंग कैपेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन की लाइक होना चाहिए उसका। अगर आपके पास समय है, मैं आपको, मेरे पास है, मैं लाइक डाउनलोड किया था कैसे। हाँ समय तो है सर हमारे पास, कोई टेंशन नहीं है बस मैं सर। लेकिन दोस्ती हाँ अपने बराबर के लोगों में होती है ना। ये राजा भोज और गंगू तेली की दोस्ती हो रही है सर, कहीं मुझे मैच तो करता हुआ नहीं दिख रहा। पाकिस्तान चाइना दोस्ती कर रहा है? नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान चाइना का दोस्ती का नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है, और वो फिर हम डाइग्रेस हो जाएंगे। उसका जन्म एक आर्टिफिशियल हुआ था। सब वो टू नेशन थ्योरी लैंग्वेज के ऊपर पड़े रहते हैं, लेकिन उसका जो एक क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड के साथ उसको क्रिएट किया गया था, किसने किया था? ब्रिटिश ने करके वो यूएसए को हैंड ओवर कर दिया। क्यों किए थे? क्योंकि उस समय सोवियत यूनियन की एक्सपेंशन हो रहा था, और डर ये था कि ये पर्शियन गल्फ तक आ गए थे, हिंदुस्तान के बॉर्डर, हिंदुस्तान का बॉर्डर अभी जो पाकिस्तान के साथ वो नहीं था, ये दुरान लाइन जिसको आप बोलते हैं, उसके आगे अफगानिस्तान भी हमारे साथ उन दिनों में अनडिवाइडेड इंडिया जो है उस समय होता था, अखंड भारत, ठीक है नहीं। सो उसके आसपास से पहुंच चुके थे, पर्शियन गल्फ तक, ईरान के साथ जो बॉर्डर है वहां तक आ गए थे। तो डर ये हो रहा था कि वहां तक आ गए कि ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान के बॉर्डर, उस समय जो था, ये मैं कह रहा हूं आपको, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की टाइम की बात कर रहा हूं। उस समय था बाइपोलर वर्ल्ड, सोवियत यूनियन एंड अमेरिका। तो ये दोनों में से डर ये कर रहे थे कि भाई ऐसा ना हो कि वो हिंदुस्तान का आके कब्जा कर ले या इन्फ्लुएंस डाल ले। अफगानिस्तान के ऊपर इन्फ्लुएंस तो था उनका, लेकिन डर ये था। तो इसीलिए वो जल्दबाजी करके उन्होंने एक बफर स्टेट को क्रिएट करना चाह रहे थे। बफर स्टेट के अंदर एक स्ट्रेटेजिक बेस बनाना चाह रहे थे, क्योंकि हिंदुस्तान का उस समय कांग्रेस का जो माइंड है वो माइंड था नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट का जो पहलू था इसके साथ जो जुड़ा हुआ है कि हम ना कोई किसी को बेच देंगे ना किसी से बेच लेंगे, हम अपना सत्य के मार्ग पे चलेंगे और नॉन अलाइन किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहेंगे। तो ये विचार था। सो इस विचार के साथ मैं तो कहना चाह रहा हूं कि तो चाइना ने तो पैसा तो डाल दिया पुराने सोच विचार के मुताबिक, रोड भी बन गए हैं, लेकिन अभी बलोच लिबरेशन का ये जो लड़ाई है, ये किंग ऑफ कलात 1948, ये 24 मई और सो, कोई डेट में याद नहीं है, 24 मई के आसपास है डेट। किंग ऑफ कलात को उन्होंने क्वेटा से एक मेजर जनरल, एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक फोर्स को भेज के उनको किडनैप किए, कलात से किडनैप करके लाए कराची, जिन्हा के सामने जोर जबरदस्ती साइन कराया ट्रीटी ऑफ एक्सेशन। और ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन हुआ है कैसा वातावरण में, जबकि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट उस समय लागू था। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इधर भी था और उधर जम्मू कश्मीर की तरफ। तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के दौरान कोई भी पार्टी एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेगा, ये अंडरस्टैंडिंग होती है। उसके बावजूद उन्होंने ये किया। और उस समय बलूचिस्तान के पार्लियामेंट होते थे बाई कैमरल, लो हाउस अपर हाउस, अलग फ्लैग होता था, कॉन्स्टिट्यूशन था, इलेक्शन हो रखा था, रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए। तो जोर जबरदस्ती जब गन पॉइंट पे उनको साइन कराया,
तब से शुरू हुई इनका इंसर्जेंसी अलग अलग फेजेस में, 60s का 62 to 63, फिर उसके बाद 67, 71, उसके बाद बढ़ती गई। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो इंसर्जेंसी है वो है 2019 से ये मोमेंटम पिकअप किया है। रादर मैं कहूंगा 2023 से आप मान के चलिए, 2023 से ये नोटेबल हुआ है, वायलेंट हो गया है। और इतना वायलेंट हुआ है 2023-24 जो है उसको कहते हैं द ईयर ऑफ पाकिस्तान को। तब से 2024 से उसको रिकॉग्नाइज किया गया है ग्लोबली, सेकंड वर्स्ट विक्टिम ऑफ टेररिज्म। सबसे पहला है बुर्किना फासो अफ्रीका में, सेकंड है पाकिस्तान। लेकिन 2024 में जो हुआ था ये बलूचिस्तान और कहा खैबर पख्तूनख्वा, वहां पे तो काफी वायलेंट एक्टिविटी हुई, बहुत लोग मर रहे थे, उनके जैन सैनिक है। 2025 में उससे और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया। तो उससे जो हुआ था उससे 2026 में दिखा जा रहा है कि एवरी डे बलोच लिबरेशन जो है कुछ ना कुछ हरकत कर रहे हैं, 20, 22, 25, 40 कुछ दंगा होते जा रहा है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की तरह, इसी तरह तालिबान जो अफगानिस्तान, ये चारों तरफ पाकिस्तान का हालत अभी बहुत खराब है। ऊपर से वो कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, वहां पे भी अनरेस्ट होने का कारण है। उधर IMF बोल रखा है पाकिस्तान को, अगर आपको 25th बेल आउट को वो अटक के रखे हैं, पूरा नहीं मिला है पैसा। 7 बिलियन मिलना था, 1 बिलियन या 2 बिलियन मिला है। बाकी कहते हैं जब तक आप पूरा सब्सिडी जो दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, आपका फलाना फूड सब्सिडी, एजुकेशन सब्सिडी जो भी है, या फार्म सब्सिडी, जब तक इसको बंद नहीं करोगे तब तक आपका अगला जो ट्रांस है नहीं मिलेगा। तो इसी खातिर, क्योंकि IMF, वर्ल्ड बैंक जो है काफी बार बोल चुके हैं, ये अभी लास्ट स्टेज है, अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो सोवरेन डिफॉल्ट हो जाएगा इसमें। सोवरेन डिफॉल्ट मीन्स कि देश को बेचना पड़ेगा, ऐसा हालत है फाइनेंशियल हालत। सो इसीलिए मजबूरन उन्होंने सब्सिडी हटाया है। सब्सिडी जैसे हटाए हैं तो ₹2.60 पे वो इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हैं मंगला डैम से। कौन? पाकिस्तान सरकार। वही मंगला डैम के आसपास में लोग जो हैं उनको बेचा जाता है ₹12.60। अभी कुछ बातचीत हुई है, कागज के ऊपर देख रहा था, ओपन सोर्स में थोड़ा बहुत तो कम किए हैं। लेकिन अगर लोगों से आप बात करोगे, कोई जगह आपको ये भी सुनने में मिलेगा ₹24.50, ₹22, ₹18। कहाँ उनका पानी है, उनका बिजली है, वही से आप खरीदते हो, वापिस उनको बेचते हो, रेट दिखवा। तो कौन किसका हजम होगा? जो फूड सब्सिडी जाता था, जो भी सब्सिडी 20% या 15% सब्सिडी होता था, वो बिल्कुल खत्म कर दिया। यानी कि आटा 1 किलो आज के दिन में, कि मैंने पढ़ा था आज सुबह, ₹400 किलो हो गया है, विच आई कांट बिलीव। ये एग्जैजरेटेड फिगर है। और रेट तो रेट है, लेकिन उसको उन्होंने, पाकिस्तान सरकार ने क्या किया है कि अलग अलग उनका आर्मी का संस्था है, जहां पे मुजफ्फरबाद, मीरपुर, कोटली, ये सारे जगह है, जहां पे ब्रिगेड हेडक्वार्टर, डिव हेडक्वार्टर्स है, उनका स्टॉक जो फूड गैरिजन है, जैसे हमारा FCA होता है, वहां जाके उन्होंने पूरा होर्डिंग तो नहीं, होल्ड बैक किया, ब्लॉकेट कर दिया। लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा है, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, हॉस्पिटल काम नहीं कर रहा है, स्कूल बंद है, आपका एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, बिजली आप ऊंचे दाम से बेच रहे हो। और जो सरकार का उनका देखिए, पॉलिटिकल 3 पहलू है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एक चीज है कॉन्स्टिट्यूशनल का मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि अगर POJK का और गिलगित बाल्टिस्तान का कोई सुविधा मिलना है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होना निहायत आवश्यक है। उनको इंटीग्रल करना है। इंटीग्रल हो नहीं सकता है क्योंकि मामला इंटरनेशनलाइज हो रखा है, सबको मालूम है ये पाकिस्तान का हो ही नहीं सकता है, ये हिंदुस्तान के पास वापस आना है, कभी ना कभी आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो इनका जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव खाका तो बना दिए, लेकिन कोई है ही नहीं। और ऊपर से उनका लोकल बंदोबस्त कुछ कर रखे हैं, क्योंकि हमारा जो जेल के आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने के बाद 24 सीट खाली है, जेल के असेंबली का 24 सीट खाली है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान का। मैं तो बहुत बार बता चुका हूं, सरकार ये 24 सीट को फिलअप करना चाहिए। इलेक्शन के लिए जरूरी नहीं है कि बूथ में जाके आप बैलेट को कास्ट करिए। अलग अलग देशों में ऑनलाइन हो रहा है, सोशल मीडिया से हो रहा है, अलग अलग तरीके हैं। मैं तो यहां तक भी सुझाव दे रखा हूं, अगर वो क्वाडकॉप्टर और UAV भेजते हैं, हथियार, इलीगल हथियार और बॉम्ब एक्सप्लोजिव्स, काउंटरफिट करेंसी,
तो आप उनको इस्तेमाल करिए, हमारे तरफ से भेजो, उनके बाद दवाई भेजो, आधार कार्ड बनाओ उनका। मैं कह रहा हूं टेलीफोन नंबर उनका 92 से स्टार्ट होता है, आप 91 से स्टार्ट करिए डिजिटली। जैसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जब आप सुबह और शाम को उनका वेदर रिपोर्ट सुनेंगे तो वेदर रिपोर्ट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का आता है, गिलगित बाल्टिस्तान का भी आता है, शख्स वैली का भी आता है। इसी तरह भैया आप ये आधार कार्ड का क्यों नहीं आप उसको पॉपुलेशन अपडेट करते हैं, कितने लोग हैं कितने नहीं है, उनका हमारा जो वोटर लिस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, उसमें करिए। अगर हमारे लोग 1994 रेजोल्यूशन होने के बाद सरकार ने क्या ठोस कदम क्या उठाया है, उठाना चाहिए। 94 आप देखिए 26 प्लस 6 साल 32 साल हो गया है, कोई काम, सिर्फ बात करने में बहुत तेज है हम, लेकिन कोई एक्शन तो नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी लड़ाई करके उनकी छीन के ले लें, ये जगह आप छीन के नहीं ले सकते हैं, इसमें चाइना का हाथ है। जो सवाल आप इनडायरेक्टली कर रहे थे, चाइना का 62 बिलियन नहीं तो कम से कम 40 से 50 बिलियन डॉलर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है, उसका इंटरेस्ट है, वो विश्व के साथ जुड़ना चाह रहा है, वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ऑलरेडी बनाया है। आप देखिए उसका चाफखू पोर्ट कहाँ पे, म्यांमार में, उसके बाद कोकुज आइलैंड, उसके बाद हमनटोटा, बांग्लादेश में देखो अभी छलांग मार के वो ले रहा है मोंगला और चिटगोंग पोर्ट, प्लस कुतुबदिया में उसका सबमरीन बैठे हुए हैं, प्लस म्यांमार में अलग अलग जगह, म्यांमार का चाफकू के अलावा एक और हमारा कलादन प्रोजेक्ट है, उसको भी ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। तो उसके बाद आप आ जाओ हमनटोटा श्रीलंका में, फिर उसके बाद ये ग्वादर, उसके बाद जिबूती और भी मादागास्कर वगैरह, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका में, उसका हर जगह आपको कोई ना कोई सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस मिलेगा, इधर पोर्ट मिलेगा या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जिस तरह बना रहा है, ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का ये भी एक पहलू, ये इतना जल्दी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उसका कल्चरल इंटरेस्ट, उसका ग्लोबल एम्बिशन, उसको जो बनना है ग्लोबल पावर, एंड बाय 2049 एंड चैलेंज यूएसए एज ए सुपर पावर, ये सब बनने के लिए उसका जो एनर्जी सिक्योरिटी है, ये जो हम पर्शियन गल्फ से लेके मलाक्का स्ट्रेट, उसके बाद ईस्ट चाइना सी की तरफ, ये जो लंबा रास्ता है, ये 21 दिन करीब 14 से 21 दिन समय लगते हैं, और पर्शियन गल्फ टू मलाक्का स्ट्रेट ये 7 दिन के अंदर जाते हैं, करीब 5750 किलोमीटर है, और इसको 7 दिन में कवर होता है नॉर्मल जहाज के अंदर। तो ये उनका 83.7% ऑफ एनर्जी इंपोर्टेड बाय चाइना इज एक्चुअली इट पासेस थ्रू द सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसको बोलते हैं स्लॉक, SLOC, ठीक है नहीं, ये डिस्टेंस पे जाता है। तो इतना लंबा डिस्टेंस है, और चोक पॉइंट क्या है, मलाक्का, उसको हुन जिनताओ जब वो प्रेसिडेंट थे उस समय उन्होंने एक कॉइन किया था डॉक्ट्रिन कि मलाक्का डायलेमा। मलाक्का डायलेमा एक ऐसा जगह है, ये 600 किलोमीटर का लंबाई है, ये छोटा नारो ये से स्टार्ट होकर 200 किलोमीटर ऐसा फैल जाता है, उसका मुंह पे हमारा अंडमान निकोबार है, ग्रेट निकोबार आइलैंड, 160 किलोमीटर 167 किलोमीटर सबांग आइलैंड से इंटर से डिस्टेंस है, बीच में 6 डिग्री चैनल आता है। आपका 70 to 80% जितने भी कार्गो, कंटेनर, ऑयल, जो भी कुछ है इसी चैनल से जाता है। इसलिए जब प्रधानमंत्री साहब अभी विजिट के लिए गए थे इंडोनेशिया के साथ, सबांग आइलैंड जॉइंटली डेवलप करना चाहते, ताकि दोनों कंधे, एक तरफ ग्रेट निकोबार का डेवलप करना, दूसरी तरफ सबांग आइलैंड, उसके बीच में से कंप्लीट इंटरनेशनल ट्रेड, उसको चोक करेंगे। ये पूरा मलाक्का स्ट्रेट का माउथ पे, पूरा मुंह पे ये एस्टैब्लिश्ड है। तो ये जब हो जाता है तो उसको एक चोक पॉइंट की तरह बना सकते हैं, और इनका कोशिश क्या है, ये सीपेक और सीमेक, इसके जरिए से मलाक्का डायलेमा को वो अवॉइड करना चाह रहे हैं। क्योंकि वो अवॉइड करना चाहते हैं तो सीपेक इसीलिए काफी मान्यता रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एनर्जी सफिशिएंट रीजन, और चाइना एक एनर्जी स्टार्व्ड रीजन है, तो मिडिल ईस्ट से हमेशा वो स्टे कनेक्टेड करेगा। इसी तरह सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ वो उसके पाइपलाइन जाते थे पश्चिम की तरफ, अभी पूर्व की तरफ घूम गए हैं पिछले 10-20 साल से, क्योंकि अभी उसको एनर्जी रिक्वायरमेंट इतना है, उसको इकोनॉमी उस पहले तो डबल डिजिट में प्रोग्रेस करता था, अभी तो 4.5 बड़ा मुश्किल से पहुंचा है, फिर भी इतना परसेंटेज हासिल करने के लिए उसको एनर्जी बहुत मात्रा में चाहिए। हालांकि आजकल सुनने में मिला कि 33% ऑफ टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय चाइना, 30 to 33% इज रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है नहीं। सो इसीलिए मैं कह रहा हूं सीपेक ऐसा एक चीज है
जिसको हम चाहे कुछ भी कह लें, छोड़ देगा, मार देगा, बलूचिस्तान लिबरेट हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, चाइना तो अभी गया। मेरे विचार के मुताबिक चाइना इतना जल्दी उसको छोड़ेगा नहीं। अगर ग्वादर कामयाब नहीं होता है, उसका ऑल्टरनेट है कराची पोर्ट का काम चल रहा है, और ये दोनों के बीच में एक और पोर्ट है, भूल गया मैं, प्यासी या ऐसा कुछ नाम है, वो भी एक पोर्ट का डेवलपमेंट चल रहा है, चाइना के साथ बातचीत चल रही है। और अगर चाबार हमारा बंद होता है, अभी मैं ज्यादा डाइग्रेस नहीं करूंगा क्योंकि मुझे जानकारी है क्या प्लान है, यूएसए का क्या प्लान है, कैसे वो करना चाहते चाइना को कंटेन करने के लिए। उन्होंने हाथ तो मिला दिया चाइना के साथ 14-15 मई 2026 को, ठीक है ना, और चाइना का जी है उसके बाद में सुन लिया, कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी विद कोऑपरेशन। और उन्होंने ये भी इतला कर दिया कि अमेरिका आपका हमेशा आप डोमिनेंट प्रैक्टिस करते हो, आप डेवलपमेंट की तरह एम नहीं है आपका, आप हमेशा जो है डोमिनेशन और कन्फ्रंटेशन के जरिए से आप जीतना चाहते हो। और चाइना कह रहा है कि नहीं, मैं डेवलपमेंट और कोऑपरेशन के जरिए से मैं जीतना चाह रहा हूं, मैं डोमिनेट नहीं करना चाहता हूं। ये भी बड़ा चालाक है चाइना, इतना कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है। तो इसीलिए ये जो सी पैक है, मेरे विचार के मुताबिक ये चाइना इतना जल्दी उसको छोड़ेगा नहीं जब तक उससे छोड़ा नहीं जाता है, जब तक उससे छीन के नहीं लेते। अगर आप छीनने की कोशिश करोगे, फिर भी ये कुंजरा पास, काशगर, कुंजरा पास, उसके बाद पेशावर होके एक डिटोर ले रहा है अफगानिस्तान की तरफ, ठीक है ना। पेशावर टू काबुल जो है डिस्टेंस, ये ऑलरेडी उन्होंने सर्वे कर चुके हैं, पाइपलाइन बिछ रहा है वहां पे, वो जा रहा है, कहां जाएगा, तुर्कमेनिस्तान में एक रिजर्वर है गैस, नेचुरल गैस, वहां तक आईनी एक जगह है 40 किलोमीटर दूर काबुल से, एक कॉपर माइन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले रखे 2008, यही तालिबान के साथ साइन किया था 2007-8, वहां से पाइपलाइन बिछाएंगे वहां तक, और इसको नेशनल हाईवे स्पेसिफिकेशन मुताबिक उसको डेवलप करना है। अगर ये फिर भी कामयाब नहीं होगा तो वॉखन जो कॉरिडोर है, जो अफगानिस्तान का जो टंग निकलता है चाइना की तरफ, उसके बीच में से उनका रेकी हो चुका है, सर्वे हो गया है, अलाइनमेंट अभी मार्किंग करना शुरू कर दिया है, उसके ऊपर एक नेशनल हाईवे, एक ट्रेन लाइन बिछाने का, पाइपलाइन बिछाने का, ऑप्टिकल फाइबर, वहां से वो कनेक्ट करना चाहते हैं काबुल, आईनी और तुर्कमेनिस्तान, क्योंकि उनकी ज्यादा जरूरत है किसका, गैस की, ऑयल की, और प्लस एक डाइवर्जन वो लेंगे किस तरफ, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जहां जहां पे ऑयल है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, और उनको यूरेनियम भी चाहिए। कजाकिस्तान इज लोडेड विद यूरेनियम, 14% ऑफ ग्लोबल यूरेनियम इज इन कजाकिस्तान। तो इस किस्म की उनकी प्लान है। सो ऑल्टरनेट प्लान, अगर ये कामयाब नहीं होगा वो करेंगे, वो नहीं होता है वो करेंगे, लेकिन किसी भी तरह इनका जो अरेबियन सी, या अगर अरेबियन सी नहीं होता है तो इसके आगे ईरान की तरफ, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज की तरफ, उधर एक, या कराची की तरफ उधर एक, ये अलग अलग पोर्ट ऑलरेडी पहचान चुके हैं, बातचीत चल रही है पाकिस्तान के साथ, और आने वाले समय में ये सब ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन, एक काम नहीं करता दूसरा करेंगे, दूसरा नहीं करता तीसरा करेंगे, लेकिन किसी भी हालत में मुझे नहीं लग रहा ये इतना जल्दी छोड़ेंगे। राइट, बिल्कुल सही, नहीं लग रहा है कि इतनी जल्दी छोड़ेंगे। मैटर थोड़ा सा सीरियस तो है ही, चाइना अजगर की तरह बलूचिस्तान को घेर चुका, जैसे अजगर पकड़ लेता है ना एक हिरन को, और उसके बाद वो हिरन बाहर नहीं निकल पाता। जितना सांस छोड़ता है जानवर, उतना अजगर अपने आप को और चकरता है। सिचुएशन यही है, और इससे निकालना बाहर हमारी ड्यूटी नहीं है। चाइना को बाहर निकालना हमारी ड्यूटी नहीं है, पाकिस्तान को बाहर निकालना हमारी ड्यूटी नहीं है। अपनी ड्यूटी कौन समझता है, वो ग्लोबल पुलिसमैन जो अपने आप को क्या बोले कि पूरी दुनिया का गुंडा समझता है। नाम मैं ले लूं या आप लोग समझ चुके होंगे, लेकिन इस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये पसंद नहीं है कि चाइना पाकिस्तान में बैठा हो और बलूचिस्तान के रिसोर्सेज यूज करे। लड़ाई रिसोर्सेज पे चल रही है और अच्छी चल रही है। ईरान पे हमला भी उसी में एक दौर था, उसी का एक एक्सटेंशन था, और आगे बलूचिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं इसके लिए भी, जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए के पास या तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के पास क्या इंडियन हथियार मिलते हैं? नहीं, अमेरिकन मिलते हैं। एक्सप्लेनेशन ये कि वो हथियार छोड़ के आ गए थे। छोड़ के आना, आप कभी मार्केट में जाएंगे ना
तो चाय की पत्ती या घी इस सब का फ्री सैंपल दिया जाता है ताकि आप उसे बाद में खरीदना शुरू कर दें। वो फ्री सैंपल छोड़ा था, उसके बाद अब खरीदे। 5 साल हो चुके, इतने में तो खत्म होगा ना, गोलियां तो खत्म हुई होंगी। वो खरीदा जा रहा है, अमेरिका सप्लाई कर रहा है। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। ये एक बहुत जैसे बोलते हैं ना इंट्रिकेट बैलेंस है, ये एक इंट्रिकेट गेम है। अमेरिका ने सर एक क्वेश्चन और मैं आपसे छोटा सा ले लूंगा। अमेरिका ने क्या गेम नहीं पलट दिया, वो हथियार छोड़ के आतंकवादी AK-47 से M4 राइफल्स पे आ चुके हैं? अच्छा, आप अफगानिस्तान की बात करें, $85 बिलियन की वर्थ ऑफ वेपन्स इक्विपमेंट्स उन्होंने छोड़ के गए थे। 85 बिलियन। लोग उसको मिसकैलकुलेट या रॉन्गली कैलकुलेट करके छोटा मोटा अमाउंट बोलते हैं। 300,000 आइटम्स हवाई जहाज भी छोड़ा गया है, हालांकि उसका एवियोनिक्स और रडार शडार हटा लिए हैं, लेकिन हवाई जहाज करीब 120 या 140 करीब हवाई जहाज भी छोड़ा गया है। हेलीकॉप्टर्स, हवाई जहाज, टैंक्स का नंबर करीब करीब 240 या उससे ज्यादा नंबर्स टैंक्स है। ये भी आर्मर्ड व्हीकल्स बोलते हैं। इसी तरह BMPs, जम्बीज। सो ये सारी चीजें जो छोड़ के जाने का कारण क्या है? कारण यह है कि तालिबान के साथ जब एग्रीमेंट साइन हुआ था तो उन्होंने एक इनफॉर्मल एज अ टॉकिंग पॉइंट रखा था कि आप छोड़ के तो जा रहे हो, लेकिन हमारे देश की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। मैं तो ये भी कहता हूं कि पक्का ये ट्रेनिंग उनसे हासिल किए होंगे, फॉर्मली हो इनफॉर्मली। और लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान तालिबान के पास हवाई जहाज नहीं है। मेरे खबर के मुताबिक जितने भी हवाई जहाज हैं, ज्यादा नहीं 20-40 हवाई जहाज तो उन्होंने ठीक करा लिए हैं, कैनिबलाइज कर के, और उसमें वो ट्रेनिंग भी ले लिए हैं। इनका एयरफोर्स आने वाले समय में आपको एक वाइब्रेंट एयरफोर्स मिलेगा। जब ड्रोन अभी तक हम सुन के ताजुब हो रहे थे कि भाई ये ड्रोन कहां से आ गया, तो हवाई जहाज पाकिस्तान के हमला कर दिया, लेकिन उन्होंने वापस हवाई जहाज नहीं बल्कि लॉयटर एमुनिशन के जो ड्रोन है उसके साथ उन्होंने हिट किया है। कहां पे? कहां? बलूचिस्तान में, साथ में जो दुरान लाइन के साथ है, और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा। तो जब तक आपका सैटेलाइट नेविगेशन नहीं होगा तब तक आप उसको सही तरीके से नेविगेट नहीं कर पाएंगे, टारगेट आपका हिट नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ये मिले जुले हैं, और ये कहीं ना कहीं किसी से वो सपोर्ट ले रहे, तो कौन है सपोर्ट देने वाला? तो ये सारे सवाल है, उसका आंसर धीरे धीरे ओपन सोर्स में मिलेगा। और लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं यहीं पे कि जो पाकिस्तान अमेरिका का जो बात बता रहे थे, एक किताब का नाम है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। उस किताब को लिखे डैनियल मार्के। तो उन्होंने काफी अच्छा एक रिसर्च PhD थीसिस टाइप एक डॉक्यूमेंट बना के एक किताब को छापे थे। उसके बाद ISI पीछे पड़ गया। तो उन्होंने ये लिखा है कि चाहे रिश्ता कितना बिगड़ जाए, फिर भी अमेरिका जो है पाकिस्तान को छोड़ नहीं पाएगा। क्यों नहीं छोड़ पाएगा? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कारण, 3 मेन पहलू जो उन्होंने हाईलाइट किया। नंबर 1, पाकिस्तान का आर्म फोर्सेस एक समय में इसको 6th लार्जेस्ट मानते थे, आजकल मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्लिप हो गया, नीचे हो गया है, 7, 8, 9 तक आ गया होगा, बट मैं मान के चलता हूँ इट इज 6th लार्जेस्ट। नंबर 1, लार्जेस्ट नंबर ऑफ टैंक्स, नंबर ऑफ ट्रूप्स, ठीक है ना, आर्टिलरी गन्स, ये सब मिलाते हैं, हवाई जहाज, सब कुछ मिला के। नंबर 2, ये एक ऐसा एक देश है, वो है ना, हर देश का एक आर्मी होता है, लेकिन इसका आर्मी का एक देश है, ठीक है। सो उसका मतलब ये मैं कहना चाहता हूं कि इनके पास इतने मिसाइल्स और इतने न्यूक्लियर वेपन्स का आर्किटेक्चर है, जब तक उसको पकड़ करके कोई निगाह नहीं रखेगा, ये बाएं दाएं जाने का खतरा रहता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताएं कि पूरा विश्व में एक ही देश है, ओनली वन कंट्री, जो चाइना का जो हायरार्की है, अलग अलग लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन का जो लेवल होते हैं, अपॉइंटमेंट होते हैं, पॉलिटिकल, मिलिट्री, इस तरफ एक ही देश है जो डायरेक्ट एक्सेस होता है और सीधा वो बातचीत करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोवियत यूनियन को तोड़फोड़ करने के पहले डिसइंटीग्रेशन का जो प्लान चला था, ये चाइना के साथ मिलाप करना चाह रहे थे, क्योंकि चाइना और रशिया एक समय में काफी फ्रेंड थे। बाद में वो टूट गया रिश्ता, फिर अभी अच्छा हो रहा है धीरे धीरे। और चाइना के थ्रू वो तोड़ना चाह रहे थे रशिया को। चाइना के थ्रू के लिए यही जो किसिंजर, हेनरी किसिंजर,
निक्सन उस समय प्रेसिडेंट थे। पहले किसिंजर आके वो झूठा मूठा बोल दिया कि पाकिस्तान में बीमार पड़ा है, वो कराची जा रहा है और के जा रहे हैं, लेकिन हवाई जहाज पकड़ के सीधा गए थे बीजिंग। वहां पे अलग अलग लीडर्स के साथ, चाउन लाई, माओ सेतुंग, सबके साथ मिलाप करके बातचीत करके फिर वो आए थे, और उसके बाद उनका जो प्रेसिडेंट वो गए थे उधर। तो ये एक देश है जो आपका बातों को आगे बढ़ा सकता है चाइना के साथ। कोई मीटिंग करने के लिए वो उनका फायदा उठा सकते हैं, और कोई देश है नहीं जिनकी बात चाइना आज सुन रहा हो। तो इसका मतलब पाकिस्तान इज इन गुड बुक्स ऑफ चाइना, इट इज इन गुड बुक्स, और मतलब टाइम टू टाइम कभी गुड बुक्स में हो जाता है अमेरिका का, कभी बैड बुक्स में हो जाता है, लेकिन उसको वो गिराएंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं उसको। ठीक है, सो ये दो जो सुपर पावर या ग्लोबल पावर है, दोनों के साथ अच्छा संबंध है। हाँ, रशिया थोड़ा स्केप्टिसिज्म के साथ देखता है कि भाई टाइम टू टाइम चेतावनी देता है कि आप बिहेव करो। तो ये सारे कारण की वजह से अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे? अमेरिका का इंटरेस्ट है चाइना को पुश बैक करना है। अमेरिका का इंटरेस्ट ये कि सीपेक ना बने, इधर भी और म्यांमार में भी सीमेक। और अमेरिका का इंटरेस्ट है जहां जहां पे इसी अमेरिका काफी लेट आया है, अभी चाइना इतना घुसपैठ कर लिया है पाकिस्तान के अंदर, ये एक किस्म का, मैं तो कहने में कोई ये नहीं करूंगा, पाकिस्तान के जो मुस्लिम्स हैं, कोई कोई मुस्लिम्स हैं वो तो सूअर के मीट खाते हैं, जिन्ना खाता था। ठीक है ना, ये बहाना करके एक्टिंग करते हैं, दारू पीते हैं चाइनीज के साथ बैठ के, उनका जो बियर फैक्ट्री है दारू पीते हैं इनका। ठीक है ना, सो ये सारे चीजें जो हैं ये धीरे धीरे इसको कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करने वाले हैं ये अमेरिकन। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे हो पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का चाल और चलने का जो तरीका है ये बिल्कुल ही एक एक समझदार जो इंसान है उसके लायक नहीं है। उसको क्या कर रहा है बाकियों को नहीं समझ में आ रहा है, और बाकी जो बोल रहे हैं एडवाइस करने की कोशिश करते हैं वो उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा हालत में अभी जो है ग्लोबल सिचुएशन 3 ब्लॉक्स में डेवलप हो रहा है। एक है रशिया को वीकेंड करने का कोशिश, जैसे यूक्रेन को बीच में से यूक्रेन को मदद करते हुए वो चाइना को कंटेन करना चाहते हैं, और चाइना का एम्ब्रेस रशिया को वापस लेना चाहते हैं। दूसरा, ये ईरान के ऊपर अटैक करके ईरान को वीकेंड किया जा रहा है। इसका मतलब चाइना को भी मैसेज दे रहे हैं कि तेरा जो पहले तो तेल लेता था युआन में, वो युआन में नहीं ले पाएगा, अभी तेरे को डॉलर पेमेंट करना पड़ेगा। और अमेरिकन कंपनी, ऑयल कंपनी बहुत जल्दी आने वाले हैं, आएंगे नहीं आएंगे वो टाइम विल टेल, क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ईरान छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए वो ऑल्टरनेट पाइपलाइन, वो इराक का वो बुलाए थे ना प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद सीरिया का तो चलो उनके हाथ में है, तो इराक और सीरिया से एक पाइपलाइन बिछाना चाहते हैं सीधा का मेडिटेरियन की तरह। इसी तरह वो जो सऊदी अरेबिया एक बिछाया था ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, याम्बू पोर्ट के ऊपर हमला किया है कौन? हुतीस किया है, कल परसों हुआ है, गोला बारूद उसके ऊपर हुआ है। तो यूएई जो है फुजेरा पोर्ट तक एक पाइपलाइन बिछा रखा है। तो ये सारे चीजें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इरेलेवेंट बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, ताकि आप ये ऑल्टरनेटिव अगर क्रिएट कर पाओगे तो करेंगे। सो 3 कंपोनेंट है, एक है रशिया यानी कि सेंट्रल यूरोप, दूसरा है मिडिल ईस्ट, और तीसरा है ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया से अभी काफी सारे मिलिट्री रिसोर्सेज हटा के यहाँ पे लाए मिडिल ईस्ट में। ईस्ट एशिया आज के दिन में बहुत कमजोर है। चाइना का कंटेनमेंट का अगर कार्रवाई ईस्ट एशिया की तरफ से करना है तो उनको बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट और कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी लाना जरूरी है, क्योंकि ये नहीं कह सकते कि ताइवान रिलेशन एक्ट 1979 को जो साइन हुआ था उसको वो नजरअंदाज करते हैं और आप उसको जो मर्जी, क्योंकि स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी एक काफी सेंट्रल इशू है उस पर। उस अमेरिकन जो फॉरेन पॉलिसी उसी के आधार पर बिल्ट हुआ है ईस्ट एशिया का फॉरेन पॉलिसी को जहां तक ताल्लुक रखता है अभी, लेकिन काफी एकजुट हो चुके हैं। साउथ कोरिया, फिलीपींस, जापान, इनका काफी कोऑर्डिनेशन काफी बढ़ गया है अमेरिका की वजह से। इसका मतलब ये नहीं कि डिफेंसिव कैपेबिलिटी भी बढ़ा है, ये काफी कमजोर हो रखा है मिडिल ईस्ट की लड़ाई की वजह से, इसलिए बैलेंस करना निहायती जरूरी है। मुझे नहीं लग रहा है ये मिडिल ईस्ट से जल्दी निकलेंगे, और मुझे ये भी नहीं लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में लगातार इटर्निटी तक वो काम करेंगे। मेरे को लग रहा है ये थोड़ा बहुत अपना पेट्रो डॉलर का जो डोमिनेंस है इसको रिस्टोर करने का तरीका ये है कि ईरान को किसी भी तरह कमजोर करके एक एमओयू साइन होगा फिर से। ये जो एमओयू उन्होंने किया था 14 पॉइंट, वो तो ईरान मानने के लिए तैयार नहीं होगा, इसी को ही
चंद एक जगह वो मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, कोशिश करके एक जीत का साइन, एक एग्जिट पॉइंट यहीं से हासिल करेंगे और वापस जाएंगे यूएसए, क्योंकि उनका मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहा है। मिड टर्म इलेक्शन से पहले कोई अगर चीज हाथ में नहीं होगा तो उनके जूते मार बहुत पिटाई होगी वहां पे यूएसए में। हो सकता है कि इनको इम्पीचमेंट का भी सामना करना पड़े। तो ये सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको देखना पड़ेगा कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव, जियोपॉलिटिक्स या सिक्योरिटी मामला हो या आपका इकोनॉमिक मामला हो, ये हर जगह आपको कहीं ना कहीं चर्न पड़ा है। और मुझे ये डर है कि कहीं ये परिस्थिति आगे की तरह 1932 का जो था इकोनॉमिक डिप्रेशन के ऐसा ना हो रहा हो, और डिप्रेशन का एक ट्रिगर था वर्ल्ड वॉर 2 के लिए, कहीं ऐसा ना हो रहा हो ये ट्रिगर बन जाए एक वर्ल्ड वॉर 3 के लिए। उसमें रशिया, चाइना ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को, और जो यूरोपियन यूनियन का जो नाटो है, कि वो नाटो देश अभी तो बातचीत करना उनका तो काफी डरार हो रखा है, कहीं वो एकजुट ना हो जाए। और मिडिल ईस्ट के जो आधा आधा बंटने लगे हैं, कुछ इजराइल की तरफ, कुछ और किसी के तरफ, जैसे इंडिया का एक आर्किटेक्चर बन रहा है, इंडिया, यूएई, इजराइल, साइप्रस, ग्रीस, यूरोपियन यूनियन का, इटली, इस तरह कोई कोई देश, ये जो एक कर्व या आर्क बन रहा है, इट इज द आर्क, इट इज एन अलायंस ऑफ मिलिट्री रिलेशनशिप, इट इज एन अलायंस ऑफ इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इट इज एन अलायंस ऑफ ट्रस्ट एंड डिप्लोमेसी। तो ये जो चीज हो सकता है कि नया एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इस किस्म की बन जाए। लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, आज बात चल रही थी कुवैत के साथ कुछ वो बना रहे, खुद के घर आग लगी हुई है और दूसरों का घर क्या बचाएंगे वो। पाकिस्तान का आग हर जगह जगह लगा हुआ है, मकान में आग लगी हुई है, पैसा है ही नहीं, वहां पे IMF पीछे पड़ा है, ठीक है नहीं। वो खैबर पख्तूनख्वा कह रहा है कि दुरान लाइन हम मानेंगे नहीं, बलूचिस्तान कह रहा है कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, पाकिस्तान ऑक्युपाई जम्मू कश्मीर कह रहा है कि हमें इंडिपेंडेंट, या हम जाएंगे श्रीनगर के साथ मिलेंगे, है कि नहीं, इस तरह गिलगित पाकिस्तान। तो ऐसा परिस्थिति में मुनीर का हैंड्स आर फुल, हिज प्लेट इज फुल। अब क्या होगा आने वाले समय में, वी हैव टू मेक अ वाइड गेस। बिल्कुल सही सर। आगे आने वाले टाइम में बहुत कुछ दिखेगा। आपने बिल्कुल खोल के रख दिया सर सब कुछ, पूरी एनालिसिस, और आगे क्या हो सकता है ये व्यूअर्स इस प्रोग्राम को सुन करके समझ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।